भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस के अंदर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। इस आईटी कंपनी के निवेशक नहीं चाहते कि नंदन नीलेकणी को फिर से डायरेक्टर बनाया जाए। ये बात अपने आप में इसलिए बड़ी है क्योंकि नंदन नीलेकणी इंफोसिस के को फाउंडर्स में से एक है। नारायण मूर्ति और 5 और लोगों के साथ मिलकर नीलेकणी ने 1981 में इंफोसिस की शुरुआत की थी। उसे आईटी इंडस्ट्री का उभरता सितारा बनाया, अमेरिकी शेयर बाजारों में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी का दर्जा दिलाया। तो आज के खर्चा पानी में हम इसी मसले पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इंफोसिस को खड़ा करने वालों में से एक नीलेकणी से उनकी ही कंपनी के निवेशक क्यों नाराज बैठे हैं, उन्हें फिर से डायरेक्टर नियुक्त करने के फैसले का विरोध क्यों बढ़ रहा है। कुछ पुराने पन्ने पलटते हुए नंदन नीलेकणी और इंफोसिस के सफर पर भी बात करेंगे। इंफोसिस को इस मुकाम पर पहुंचाने में नीलेकणी की उपलब्धियों के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 43 साल पुरानी देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के निवेशक नंदन नीलेकणी के काम से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसा हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि खुद निवेशक ये बात कर रहे हैं। 26 जून 2024 को कंपनी ने हर साल की तरह आम सालाना बैठक की, जिसमें कंपनी के वित्तीय नतीजे पेश किए गए। बताया गया कि आगे कंपनी के क्या प्लान है, बिजनेस का फोकस क्या होगा, कहाँ निवेश बढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह। और इन मुद्दों के अलावा उस मीटिंग में हुई एक वोटिंग, जिसमें निवेशकों यानी कि शेयर होल्डर्स को नंदन नीलेकणी को फिर से डायरेक्टर बनाने के लिए वोट देना था। दरअसल नीलेकणी इंफोसिस में स्थायी नहीं है, हर 2 साल में उनका कार्यकाल रिन्यू किया जाता है और उसी सिलसिले में ये वोटिंग रखी गई थी, जिसमें 35% रिटेल शेयर होल्डर्स और 15% पब्लिक इंस्टीट्यूट ने इस फैसले के अगेंस्ट में वोट डाला। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि नंदन नीलेकणी को फिर से डायरेक्टर बनाया जाए। इससे पहले 2019 और 2022 में उनकी नियुक्ति को लेकर वोटिंग हुई थी, तब भी निवेशकों ने उनकी नियुक्ति को लेकर विरोध किया था। हालांकि उस समय ये संख्या 1% से भी कम थी, लेकिन 2024 में उनकी नियुक्ति के खिलाफ वोट करने वालों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। हालांकि विरोध के बावजूद नीलेकणी को इतने वोट मिल गए कि वो डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। टोटल में से 86% वोट उनके हक में पड़े और वो डायरेक्टर बने रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयर पर भी बैठे रहेंगे। मगर सवाल यह है कि आखिर उनकी दोबारा नियुक्ति पर निवेशकों का भरोसा कमजोर क्यों हो रहा है। नीलेकणी इंफोसिस में कोई भारी आदमी तो है नहीं, उन्होंने कंपनी खड़ी की है, उसे बुलंदियों पर पहुंचाया, फिर उन्हें लेकर निवेशकों के मन में क्यों शंका पैदा हो रही है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा नंदन नीलेकणी और उनके इंफोसिस के साथ सफर के बारे में जानते हैं। नंदन नीलेकणी 2 जून 1955 को बेंगलुरु में पैदा हुए। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएट होने के बाद नंदन नीलेकणी को 1978 में पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में नौकरी मिल गई। यहाँ उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। लगभग 3 सालों तक उस फर्म में मूर्ति के साथ उन्होंने काम किया। फिर नीलेकणी और नारायण मूर्ति सहित उनके और सहयोगियों ने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया और नीलेकणी, मूर्ति और 5 अन्य लोगों ने मिलकर 1981 में शुरुआत की इंफोसिस की। नीलेकणी ने इंफोसिस में मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सहित कई पदों पर काम किया। वो 80 का दशक था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप आज से काफी अलग था। इस दौर में किसी स्टार्टअप का ग्रो करना उतना आसान नहीं था जितना आज की तारीख में है। 10 सालों तक इंफोसिस का सफर काफी मुश्किल भरा रहा, मगर 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए रिफॉर्म ने इंफोसिस की किस्मत ही पलट दी और कंपनी चल पड़ी। अपनी मेहनत के दम पर नीलेकणी 31 मार्च 2002 को इंफोसिस के CEO बन गए और 2007 तक वो इस पद पर बने रहे। नीलेकणी के नेतृत्व में इंफोसिस काफी ऊंचाइयों पर गई। कमाई 6 गुना बढ़कर $3 अरब हो गई। नंदन नीलेकणी की इसी काबिलियत को देखते हुए साल 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें UIDAI प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। नीलेकणी ने ऑफर स्वीकार कर लिया और भारतीय नागरिक के लिए यूनिवर्सल ID तैयार करने के मिशन पर लग गए और इस तरह आया 16 अंकों वाला आधार कार्ड, जो आज दुनिया भर में सबसे बड़े बायोमेट्रिक सिस्टम के रूप में मशहूर है। खैर, इंफोसिस नीलेकणी की गैर मौजूदगी में चल रही थी, लेकिन साल 2017 कंपनी के लिए एक बार फिर मुश्किल दौर लेकर आया। दरअसल नीलेकणी के बाद CEO विशाल सिक्का बने, मगर इंफोसिस के पहले CEO और को फाउंडर्स में से एक नारायण मूर्ति को सिक्का का काम
पसंद नहीं आ रहा था। आए दिन नारायण मूर्ति और सिक्का के बीच तल्खी की खबरें सुर्खियों में छाई रहती और नतीजा ये हुआ कि सिक्का ने 2017 में इस्तीफा सौंप दिया। सिक्का की कंपनी छोड़ते ही इन्फोसिस में हड़कंप मच गया, शेयर 10% गिर गए, एम्प्लॉयज का भरोसा डगमगाने लगा। नारायण मूर्ति ने इस भूकंप से निपटने के लिए निलेकणी से संपर्क किया और इस तरह निलेकणी इन्फोसिस में वापस आए। तारीख थी 25 अगस्त 2017। निलेकणी ने उस समय ट्विटर, जिसे आज हम एक्स कहते हैं, उस पर लिखा, 26 की उम्र में इन्फोसिस ज्वाइन किया था और 62 की उम्र में फिर से ज्वाइन कर रहा हूं। वाकई जिंदगी गोल है। निलेकणी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर आए। उन्होंने 2 बोर्ड मेंबर्स आर शेषासाई और रवि वेंकटेशन की जगह कंपनी ज्वाइन की। धीरे धीरे कंपनी में जान लौटने लगी, सब कुछ पटरी पर आने लगा। 100 दिनों के अंदर ही निलेकणी ने अन्य बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर कंपनी का नया CEO भी ढूंढ लिया। ये शख्स थे सलिल पारेख। पारेख इससे पहले कैपजेमिनी SE में पूर्व एग्जीक्यूटिव सेवा दे चुके थे। पारेख ने कंपनी चलाने और पुराने क्लाइंट्स का भरोसा जीतने पर काम करना शुरू कर दिया। उधर निलेकणी बोर्ड का हाल सुधारने में लग गए। पारेख और निलेकणी की जुगलबंदी ने इन्फोसिस को उसकी खोई हुई जगह वापस दिलाई। निलेकणी जब से इन्फोसिस के बोर्ड में शामिल हुए तब से देश के 3 टॉप IT सर्विस कंपनी इन्फोसिस, TCS और HCL टेक के शेयर 3 गुना बढ़े, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर इन्फोसिस के बढ़े। ये तो थी निलेकणी के बारे में जानकारी। अब ये जानते हैं कि उनकी नियुक्ति के खिलाफ वोट करने वालों की संख्या क्यों बढ़ रही है। ये कारण सामने आए कंपनी की 43वीं सालाना जनरल बैठक में। इसे अंग्रेजी में एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। बिजनेस पोर्टल मिंट ने जब कुछ शेयर होल्डर्स से निलेकणी के लिए वोटिंग को लेकर बात करने की कोशिश की तो पता चला कि निवेशकों ने किस आधार पर वोटिंग की है, जैसे कि डायरेक्टर ने कंपनी को कितना टाइम दिया, वो कितनी गंभीरता से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और यहीं पर निलेकणी के लिए निवेशकों के मन में भरोसा कमजोर रहा। इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स का मानना है कि निलेकणी कंपनी को टाइम नहीं दे रहे और इसके समर्थन में कुछ आंकड़े भी पेश किए गए, जैसे बोर्ड मीटिंग में उनकी गैर मौजूदगी। पिछले 3 सालों में तो निलेकणी 75% बोर्ड मीटिंग्स में मौजूद रहे हैं, जो ठीक है, मगर यही जब पिछले 1 साल में हुए बोर्ड मीटिंग्स के आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि निलेकणी कुछ मीटिंग से गायब रहे। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक 12 महीने में AGM को छोड़कर 6 बोर्ड मीटिंग्स रखी गई, जिनमें से निलेकणी ने 4 ही अटेंड की, यानी 1/3 मीटिंग से वो नदारद रहे। निलेकणी की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ वोट करने वालों में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और कुछ सरकारी पेंशन फंड। मिंट ने इनमें से एक शेयर होल्डर ब्रिटिश कोलंबिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्प BCI से कांटेक्ट करके पूछा कि आखिर उन्होंने किस वजह से निलेकणी के अगेंस्ट वोट किया, तो उनका जवाब आया कि निलेकणी 25% से ज़्यादा मीटिंग से गायब रहे हैं, वो भी बिना किसी ठोस वजह के, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। BCI कनाडा की एक बहुत बड़ी पेंशन फंड है जो $200 अरब की संपत्ति मैनेज करती है। उसके प्रवक्ता ने कहा, हम नॉन इंडिपेंडेंट चेयरमैन के विरोध में वोट कर रहे हैं, हम अलग बोर्ड और इंडिपेंडेंट चेयरमैन चाहते हैं। BCI के अलावा 2 और बड़े फंड्स ने निलेकणी का विरोध में वोट दिया। कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम CAIPERS जो $500 अरब की संपत्ति मैनेज कर रहा है, और दूसरा है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो $640 अरब के एसेट मैनेज करता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में निलेकणी की मौजूदगी बोर्ड मीटिंग्स में साफ घटी है। निलेकणी ने मार्च 2022 तक कंपनी के सारे बोर्ड मीटिंग्स में हिस्सा लिया, मगर बीते साल 6 में से 4 ही मीटिंग्स में मौजूद रहे। निलेकणी 2017 में कंपनी में लौटे थे। उनके आने के बाद कंपनी में वैसे ही काफ़ी कम मीटिंग्स हुई हैं, मगर जितने भी हुए उतने में उन्होंने कुछ में गोला मार दिया। पिछले 4 सालों में कंपनी में साल भर में 8 बोर्ड मीटिंग्स होते थे, मगर पिछले साल ये सिर्फ 6 की संख्या पर आकर रुक गई। मीटिंग से गायब रहने के अलावा एक और वजह है जिससे इन्वेस्टर नाराज है, वो है निलेकणी के कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता। एक रिटेल इन्वेस्टर ने मिंट को बताया कि निलेकणी कंपनी में कब तक हैं इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये इन्वेस्टर पिछले 2 दशकों से इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही होता है जहां सभी बोर्ड मेंबर्स अपने टेन्योर के बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी दे। सभी बड़ी और लिस्टेड कंपनियों से निलेकणी इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने नहीं बताया कि वो कितने सालों तक इन्फोसिस में रहेंगे। 25 अगस्त 2017 को जब उनसे पूछा गया कि वो कब तक इन्फोसिस के साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक मेरी ज़रूरत है। जैसे ही मेरी ज़रूरत खत्म होगी मैं यहाँ नहीं दिखूँगा।
एक तो इंडस्ट्री की सुस्त ग्रोथ और ऊपर से टॉप अधिकारी का कंपनी के प्रति इस तरह का रवैया शेयर होल्डर्स के मन में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। अब ये जानते हैं कि आखिर इंडस्ट्री का क्या हाल है। ईटी के मुताबिक इंडिया की टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री 254 अरब डॉलर की है। टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग का मतलब दूसरे देशों से आईटी सर्विसेज बेचने वाली इंडस्ट्री। भारत में सबसे ज्यादा कोई सर्विस अगर दूसरे देशों को बेची जाती है तो वो है टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली सर्विस में भी आईटी ही है। मगर बीते 2 साल आईटी इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं रहे। भारत की आईटी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा बिजनेस अमेरिका और यूरोप से आता है, लेकिन यूएस में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और यूरोप में जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से आईटी इंडस्ट्री की कमाई पर सेंध लगी है। यूएस यूरोप की फीकी डिमांड के अलावा कुछ और चुनौतियां भी आईटी इंडस्ट्री के सामने खड़ी है। उनमें से एक है बड़े सीनियर नेताओं का इस्तीफा। ईटी के मुताबिक बीते साल करीब 5000 सीनियर अधिकारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी स्पेस में कंपनियां छोड़कर गए हैं। मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में ज्यादातर बड़ी आईटी कंपनियों ने अनुमान से कम रेवेन्यू कमाया है। इतना ही नहीं, आने वाले सालों के लिए रेवेन्यू एस्टिमेट में भी कंपनियों ने कटौती की है। हालांकि रेवेन्यू के मामले में इन्फोसिस पिछले 5 सालों में बाकी दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियों से आगे है, मगर बीते 1 साल में इन्फोसिस का बिजनेस भी प्रभावित हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्फोसिस का रेवेन्यू 1.9% बढ़कर 18.6 अरब डॉलर रहा। वहीं टीसीएस का रेवेन्यू 4.1% बढ़कर 29.1 अरब डॉलर रहा और एचसीएल टेक का 5.4% बढ़कर 13.3 अरब डॉलर रहा। एचएफएस रिसर्च में चीफ एनालिस्ट और सीईओ फिल फर्स्ट ने ईटी से कहा, वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आईटी कंपनियों की ग्रोथ लौटेगी। उनके मुताबिक चालू वित्त वर्ष इंडस्ट्री 7% के हिसाब से ग्रो कर सकती है, जो बीते फाइनेंशियल ईयर में 6% रही थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था मेरी साथी उपासना ने। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम सोनल है। शुक्रिया।